हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी बाय शंकी में। तो आज हम अपना एनसीईआरटी सीरीज़ का इकोनॉमिक्स का टॉपिक 4 जो है स्टार्ट करने वाले हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण को अगर मैं ये कहूँ कि सारे के सारे पूरे आपके वर्ल्ड को एक जो है यानी कि सारी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको क्या कर देना, बिल्कुल ही समाप्त कर देना। ठीक है, और आपके पूरे एक वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज में क्या करना, कन्वर्ट करना, जहाँ पर ईजिली कोई भी कहीं से भी क्या कर सके, ट्रेड कर सके। वो आपका क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके साथ आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी जो है कैसे जो है जुड़ी हुई है, इसके बारे में हम जो है अपने अध्याय 4 में जो है आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज के विषयों में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। ठीक है, तो आज जो है हमारे सामने क्या है, किससे रिलेटेड? हमारी वस्तुओं से रिलेटेड और सेवाओं के से रिलेटेड क्या है, बहुत सारे विकल्प है कि हम कौन सी वस्तुएं जो है कहाँ उत्पादित करें, कहाँ हम उनको जो है सेल करें। ठीक है, तो विश्व के शीर्षस्थ जो है विनिर्माताओं द्वारा डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ है। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। आज विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्रता वृद्धि देखी जा सकती है। तो कमीजों से लेकर टेलीविज़नों और प्रसंस्कृत फलों के रसों तक। ठीक है, तो आज क्या है, कोई भी कि जहाँ भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो जो है सिर्फ वहीं पर उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। वो उसको क्या है, वर्ल्ड के हर कोने में क्या है, बेचने की कोशिश करता है। जैसे जो फोर्ड कार है उसको क्या है, जो बनाया कहीं किसी और कंट्री में और उसको सेल जो है इंडिया में कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो आपकी मर्सिडीज़ है, ठीक है, आपके बहुत सारे ऐसे उत्पाद जैसे आपके टीवी हो गए, आपके कैमराज हो गए, आपके फ़ोन्स हो गए। ठीक है, इनको क्या है आपके पास मुहैया कराया जा रहा है। तो ये कैसे आ रहे हैं आप तक, इसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारे बाज़ारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। तो आज जो है जितनी विविधता है, जितनी आपके पास वैरायटीज़ हैं, 2 दशक पहले तक ऐसी वैरायटीज़ नहीं थी। ठीक है, हमारा जो है आज बाज़ार जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारे पास बहुत सारे जो है वो विकल्प आ गए हैं। हमारे पास अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक, हमने कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मान लीजिए कि हमने फ़ोन खरीदना है, तो हमारे पास इतने ज़्यादा विकल्प अवेलेबल हैं कि हम जो है किसी भी कंट्री के जो है, चाहे वो कहीं पर भी आपका जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ, चाहे वो कहीं पे भी असेंबल हुआ, ठीक है, वो आपके पास ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपके बाज़ार का आज पूरी तरह परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो अंतर्देशीय उत्पादन, तो इसमें क्या है कि भाई आपके पास जो देशों के बीच में क्या है, जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। इसके अंदर जो है हमारी एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आती है, वो आती है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्य देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। जो आपका उत्पादन होता था वो देशों की सीमाओं के अंदर ही होता था। ठीक है, तो इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पादन ही थे। ठीक है, तो भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ क्या होते थे,
निर्यात होते थे और तैयार माल क्या होते थे, आयात होते। यानी कि यहाँ से रॉ मटेरियल गया, ठीक है, और फिनिश्ड गुड्स क्या हुई, वो यहाँ पर अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ होता था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि व्यापार की दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था, ठीक है। तो जो क्या है व्यापार, जिससे क्या है जो आपके दूर दूर जो कंट्रीज फैली हुई थी उनको आपस में जोड़ने का काम किसने किया, व्यापार ने किया, ठीक है। तो व्यापार उनको क्या कर रहा था, जोड़ने का काम कर रहा था, ठीक है। तो आगे जो है हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यह है बड़ी कंपनियां जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, ठीक है। तो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में क्या है कि परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। यानी कि जब तक आपकी जो है एमएनसीज जो है वो आई नहीं थी, तब तक जो है जो आपका सिर्फ क्या होता था कि एक जो है रॉ मटेरियल एक हमारी इंडिया से गया और जो है फिनिश्ड गुड्स को क्या है हमारे पास हमारे लिए अवेलेबल करा दिया। यानी कि इंडिया को सिर्फ क्या रखा गया, इंडिया को मार्केट रखा गया कि वहाँ पर खपत हो जाएगी, ठीक है। तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह होती है, तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन कर पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। जैसे आपकी कोका कोला, ठीक है, जैसे आपकी आपकी कोई आपकी एमएनसी में जैसे आपकी एलजी, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहां पर अपने जो है ऑफिसेज और प्रोडक्शन यूनिट्स को लगाती है, तो वो अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को वहां लगाती है जहां पर उनको क्या मिल जाए, सस्ता श्रम मिल जाए, सस्ती लेबर मिल जाए और क्या है सस्ता रिसोर्स मिल जाए, ठीक है, उनको अलग जो है संसाधन मिल जाए। तो उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। तो आपके पास यहाँ एक जो है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार है वो दिखाया गया है कि कैसे जो है औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादन का डिज़ाइन जो है वो क्या करती है, तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी को ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। तो यह वही क्या है, एक एमएनसी है। एमएनसी का बताया कि जो है जो उत्पादों का डिज़ाइन कहाँ तैयार हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। उसके जो पुर्जे हैं वो तैयार कहाँ हुए, चीन में। उसको जो है जहाज में लाद कर क्या है ले जाया गया कहाँ पर, मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में, जहाँ उनको क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके, उनको असेंबल किया जा सके और पूरे वर्ल्ड में क्या किया जा सके, सेल किया जा सके। और जो उसको जो है बेचने के लिए, जो लोगों तक जो है कम्युनिकेट करने के लिए जो है सेंटर स्थापित किए गए, वो कहाँ किए गए, भारत में किए गए, ठीक है। तो ये सब जो है एक आपका एमएनसी का एग्जांपल है कि कैसे जो है आपके एमएनसी क्या है आपकी काम करती है, कैसे वो अपने जो है सेंटर्स को एस्टेबलाइज करती है। तो इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है, ठीक है। कि वो जो वस्तुएं और सेवाओं हैं उनका उत्पादन भी कैसे कर रही है, विश्व स्तर पे। जैसे रिसर्च एक जगह हुई, उसके बाद उनको जो है जो पुर्जे थे उनको मैन्युफैक्चर एक जगह किया गया, असेंबल उसके बाद दूसरी जगह किया गया, उसके बाद उसके लिए जो है सेल उनको अलग अलग सारे वर्ल्ड में किया गया, उसके लिए कॉल सेंटर को किसी दूसरी जगह स्थापित किया गया, ठीक है। तो परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है, ठीक है। जो उत्पादन प्रक्रिया थी अलग अलग जगह पर क्या हुआ, अलग अलग उसमें जो आपके प्रोडक्ट था उसमें
काम हुआ। तो इसलिए ये जो जो प्रक्रिया थी, ये प्रोसेस थी, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। तो उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। तो चीन के अंदर क्या है, आपके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर है वो कहाँ पर है, चीन में है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ज़्यादा बाज़ार अवेलेबल है। मैक्सिको में, पूर्वी यूरोप में, अमेरिका में, यूरोप में, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध है, ठीक है, जो उत्पादन के लिए हमें तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यानी कि टेक्निकल जो सपोर्ट है वो अवेलेबल कहाँ होती है, भारत के अंदर होती है, ठीक है। तो जहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी है और जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती है। तो अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। तो ये क्या है, आपकी MNCs, ठीक है। तो आइए इस पर विचार करें। तो ये क्या है, यह दर्शाने के लिए निम्न कथन की पूर्ति करें कि वस्त्र उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया जैसे विश्व भर में फैली हुई है। एक ब्रांड लेवल पर मेड इन थाईलैंड लिखा है, परंतु उसमें एक भी थाई उत्पाद नहीं है। हम विनिर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण को देखते हैं। हम इसे विश्व स्तर पर कर रहे हैं। जैसे वस्त्र निर्माण में कंपनी कोरिया से सूत ले सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि मेड इन थाईलैंड लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा क्या है, थाई से बना हो, ठीक है, कि यानी कि आपके जो है थाईलैंड का ही उसमें क्या है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, जो उसका विनिर्माण प्रक्रिया है उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई, ठीक है, असेंबलिंग कहाँ हुई और उसके लिए रिसर्च कहाँ हुई। ये जो है हम जो है आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो विश्व भर के उत्पादन को क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। तो सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक हो। तो जहाँ जो आपकी MNCs है वो अपनी उत्पादन, अपनी जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको वहीं पर एस्टेबलाइज करेंगी जो बाजार के करीब होंगी, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, ठीक है। यानी कि उनके पास जो दूसरे फैक्टर हैं वो भी अवेलेबल हो सके। फैक्टर कौन से, लैंड, लेबर, ठीक है, लैंड हो गई, सस्ती लैंड मिल जाए, लेबर मिल जाए, ठीक है, आपके जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल है वो उनको जो है इजीली अवेलेबल हो जाए। तो वहीं पर क्या करती है आपकी MNCs अपनी जो है प्रोडक्शन यूनिट को एस्टेबलाइज करना चाहती है। तो साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो उनके हित का देखभाल करती है। तो आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों, अपने जो ऑफिसेज हैं और कारखानों की स्थापना करती हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश करते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। तो भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो MNCs ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट की है, उसी को आप क्या बोलते हो, आप विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि वे परिसंपत्ति या लाभ अर्जित करेंगे, ठीक है। तो कोई भी आपका जो है इन्वेस्टमेंट किस लिए हुआ है कि उनको क्या हो, लाभ हो और उनकी कैपिटल क्या हो, बढ़े, ठीक है। तो कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है, ठीक है। जो आपकी MNCs है, MNCs क्या है, मिल जाएंगी लोकल कंपनीज के साथ, लोकल कंपनीज के साथ, और फिर क्या करेंगी, वहाँ पर उत्पादन करना शुरू करेंगे, ठीक है।
तो संयुक्त उत्पादन से जो स्थानीय कंपनियों को क्या होता है, दोहरा लाभ होता है, उनको डबल बेनिफिट मिलता है। पहला तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए क्या करेंगी, धन प्रदान कर सकती है, जैसे तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए उनको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा आपकी जो स्थानीय कंपनियां उनको। और दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की जो प्रौद्योगिकी, जो टेक्निक है वो लेके आएंगी नई, जिसका उनको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो हम इसका जैसे यहाँ पर कहा है कि बेहतर माहौल है, अधिक मजदूरी है, तो हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर रहे हैं, वहाँ पर यह खर्चीला हो गया। यहाँ पर ये क्या क्या हो गया, खर्चीला हो गया, कि इन्होंने क्या किया है, डिमांड किया है कि हमें बेहतर माहौल दो, हमें अधिक मजदूरी दो, तो इन्हें कहा कि हम अपना कारखाना ही क्या कर लेंगे, यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम सस्ता रास्ता जो है स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। तो ये जो एमएनसी है ये क्या है, ज़्यादातर क्या करती है, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करती है वहाँ की स्थानीय कंपनियों को क्या कर लेती है, खरीद लेती है। ठीक है, और उसके बाद जो है अपना प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का जो प्रसार है उसको करती है। तो अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कारगिल फूड्स है ने पर्क फूड जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। ये जो पर्क आती है इसको क्या कर लिया है, खरीद लिया है। ठीक है, तो पर्क फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था। इसने क्या किया था, भारत के बड़े अलग अलग हिस्सों के अंदर अपना एक अच्छा खासा एक मार्केटिंग जो है एरिया कवर किया था इन्होंने। ठीक है, एक मार्केट पूरा का पूरा जो है उसको सिस्टम को बना दिया था, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो पर्क फूड के 4 तेल शोधक केंद्रक भी थे जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। तो अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। ठीक है, तो कारगिल ने क्या कर लिया, उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्थानीय जो कंपनी थी उसको क्या कर लिया, खरीद लिया। तो क्या करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, स्थानीय कंपनियों को खरीदने का काम करती है, जिससे क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उस मार्केट के ऊपर कंट्रोल कर सके। तो वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करेंगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। तो ये क्या है, ये एक अलग तरीके से क्या करती है, अपने जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, उस पर भी क्या करती है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे आपकी जो है एक हम एग्जांपल लेते हैं, गर्मियां हैं, तो गर्मियों में हम क्या करते हैं, कूलर का यूज़ करते हैं। तो उसमें एलजी वगैरह की जो है कूलर्स आते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि जो कंपनी है ये एलजी है, सारे के सारे जो कूलर हैं उनको खुद से ही क्या करती है, प्रोड्यूस करती है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या करती है, ये छोटे छोटे जो आपके उत्पादक होते हैं उनको जो है अपना अलग अलग जो है पार्ट बनाने के लिए दे देती है। जैसे मोटर किसी और को दे दी है, ठीक है, बॉडी किसी और को दे दी, ठीक है, बनाने के लिए। उसके बाद वायरिंग का काम किसी और को दे दिया, तो उसके बाद इसको असेंबल करने का काम किसी और को दिया, बाद में अपना लेबल चिपका दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये अलग तरीके से क्या कर रही है, मार्केट के ऊपर कंट्रोल, यानी कि इनको जो दूसरी अलग अलग क्या है कंपनियां थी ये काम कर रही थी, इनको जो है इन्होंने काम जो है अपना जो है प्रसार करने ही नहीं दिया। सबसे जो अग्रिम रही वो कौन सी रही, एमएनसी रही। ठीक है, तो आगे जो रही वो जो आपकी एमएनसी रही। तो वस्त्र, जूते, चप्पल और खेल के सामान ऐसे उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन उत्पादों की आपूर्ति करती है। फिर इन्हें क्या है,
अपने ब्रांड से ग्राहकों को बेचती है, जो मैंने आपको अभी बताया एलजी का एग्जाम्पल। तो इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। तो स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके तथा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। तो परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। ठीक है, तो भाई आपका क्या क्या कैसे कैसे क्या कर रही है बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अपना जो नियंत्रण स्थापित कर रही है। तो इसको अगर हम एक ब्रीफली हम बताएं तो कैसे जो स्थानीय कंपनियां या तो उनको क्या कर रही है, खरीद रही है, ठीक है, या उनसे क्या कर रही है, निकट प्रतिस्पर्धा कर रही है, यानी उनसे क्या है कंपटीशन करके उनको पूरी तरीके से ख़त्म करना, या उनका जो है आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो ऐसे जो है अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाकर जो है एमएनसी क्या है अपना प्रचार प्रसार करती है। ठीक है, तो आइए इन पर विचार करें। एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और निकट के और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र इन्होंने क्या किया, अपना एक प्लांट लगाया। तो यह प्लांट जो है भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो जो इन्होंने फोर्ड ने जो है इसमें सहयोग लिया किसका, महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया। तो कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास पूर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। ठीक है, बट अब जो है ये कंपनी क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। इसने अपना जो वर्क है वो इंडिया में करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। तो लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। तो इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई है। तो आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? तो जो विदेशी व्यापार हो रहा है उनका एक बेसिक जो है वर्क क्या है, वो किस लिए जो है इतना कर रहे हैं? तो सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार क्या है, घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। यानी कि जो घरेलू जो बाजार हैं, ठीक है, उनको क्या है विदेशी बाजारों से तक जो है उनकी पहुंच को क्या करेगा, जो है वहां तक लेकर जो है जाने में हेल्प करेगा आपका क्या, आपका विदेशी व्यापार। ठीक है, जो आपका जो है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश को। तो उत्पादक जो है अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि वे विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। किसके हेल्प से? आपके विदेशी व्यापार के। जैसे हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पर चावल अधिक हो गए, ठीक है, और हमारे यहाँ की जो है जितनी हमने क्या है मांग थी उसको पूरा कर दी, और अब भी हमारे पास जो पूर्ति है वो ज़्यादा है, सप्लाई हमारे पास ज़्यादा है, तो हम उसको क्या है विदेशों में भी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुएं के आयात में खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। तो वैसे ही क्या है विदेशों से भी क्या है हमारे यहाँ पर वस्तुएं आती है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो घरेलू उत्पादक हैं उनके साथ साथ हमारे पास विदेशी उत्पादकों का भी क्या रहेगा, एक जो है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ठीक है,
जैसे आजकल क्या है, लोग ब्रांडेड जो है, विदेशी जो है सामान जो है वो खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेशनरी जो है, टॉयज़, गेम्स, स्पोर्ट्स, कोरियर की एक दुकान दिखाई है, गिफ्ट एंड टॉयज़ की। ठीक है, तो हम भारत के बाज़ार में चीनी खिलौनों के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा विदेशी व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो भारत में चीन के खिलौने, तो चीन के निर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने को का एक अवसर पता चलता है, जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो चीन के बने हुए खिलौने हैं वो अधिक मूल्य पर इंडिया के अंदर बेचे जा रहे हैं। वे भारत को क्या है, खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है। ठीक है, कि एक तो और भारतीय खिलौने हैं, एक और चीनी खिलौने हैं। ठीक है, तो सस्ते दाम और नवीन डिज़ाइनों के कारण क्या है, जो जो चीन के खिलौने हैं वे यहाँ पर कैसे मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, और उनके डिज़ाइन भी कैसे हैं, वो अलग अलग है, आकर्षक है वो। ठीक है, तो एक वर्ष में ही खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने लिया है। अब भारत के बाज़ारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। तो यह यहाँ क्या हो रहा है, तो व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए। भारत और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने जो हैं बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों की अपेक्षाकृत अधिक विकल्प है। इससे चीन के खिलौना जो है निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त हो गया और उनको एक अच्छी मार्केट भी अवेलेबल हो गई। ठीक है, बट इसका जो है एक जो कुप्रभाव क्या पड़ा, कि जिससे जो है भारतीय खिलौना निर्माता थे उनको बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी, क्योंकि उनके खिलौने क्या होते थे, कम बिकते थे। क्यों? क्योंकि उनके जो खिलौने थे, भारत के जो खिलौने थे वो अपेक्षाकृत महंगे भी थे। ठीक है, और जो उनकी क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, वो इतने आकर्षक नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाज़ार से, तो हम जो है विदेशी व्यापार की बात कर रहे हैं, कि जब आपका व्यापार खुला तो इससे जो वस्तुओं का एक बाज़ार क्या है, दूसरे बाज़ार में क्या है, आवागमन होता है। तो बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। तो अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हज़ारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो कैसे भाई, अब कंपटीशन हो रहा है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, एक जो है वो अमेरिका में बैठा है। ठीक है, मैंने जो है अपना उत्पाद जो है अमेरिका में भेज दिया। ठीक है, उसने अपना उत्पाद, तो मेरे को क्या है, वहाँ पर उसके जो उत्पाद था उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से बैठे बैठे कंपटीशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, तो इससे जो विभिन्न देशों के बाज़ार थे, जो हमारा इंडिया का बाज़ार था, जो यूएसए का बाज़ार था, उनको आपस में जोड़ने का एक क्या मिल गया, मौका मिल गया। ठीक है, और एकीकरण करने में ये क्या हुए, सहायक हुए। ठीक है, तो आइए इन पर विचार करते हैं। तो ये आप जो है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास टॉपिक आता है मेन, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक कर देना। ठीक है, तो विगत 2 दशकों में अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। ठीक है, तो ऐसे जगह जहां पर वो अपना जो उत्पाद है वो सस्ते कर सके। ठीक है, अपने उत्पादों को सस्ता बना सके। तो इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच व्यापार में भी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या है, निवेश भी जो है वो बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है एमएनसी की वो भी बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जो है वो विदेशी व्यापार भी है विभिन्न देशों के बीच। एक देश दूसरे देश के साथ जो है वो व्यापार भी क्या कर रहा है, वो ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। ठीक है, तो हमारे जो फॉरेन जो आपका ट्रेड है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो एमएनसी क्या करती है, कंट्रोल करती है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र
केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को भी कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। तो इसमें क्या है, तो ये वैश्वीकरण को दिखाया गया है। और यहाँ पर एक जो गुड़िया है वो क्या कह रही है कि कीमत रहे आप हमारी दुनिया में खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत जो है चुकानी पड़ेगी। ठीक है, दुनिया से खेल रहे हैं तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, ऐसे इसको दिखाया गया है। ठीक है, तो अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश, तो अधिक विदेशी व्यापार होगा और अधिक विदेशी निवेश होगा। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाज़ारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। उसकी वजह से जो है जितने भी आपके बाज़ार हैं और जितने भी आपके उत्पादन हैं, मार्केट और प्रोडक्शन यूनिट्स में, ठीक है, प्रोडक्शंस के बीच में एकीकरण हो। जैसा बाज़ार चाहते हैं वैसा ही क्या है आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। ठीक है, तो जो आपके विभिन्न देशों के बीच संबंध है और तीव्र गति से एकीकरण हो रहा है, सब क्या हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, विदेशी इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हमने क्या कहा, वैश्वीकरण कहा। इसको मैंने आपको अभी पहले बताया था, क्या कहा गया, ग्लोबल विलेज, कि हम पूरे वर्ल्ड को क्या बना देंगे, एक ग्लोबल विलेज कर सकेंगे। ठीक है, तो विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी हो और साथ में टेक्नोलॉजी भी क्या हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो। ठीक है, तो विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। तो वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। तो प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन से अधिक वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, तो आइए हम इन पर विचार करें। तो यहाँ इसके ऊपर आप देख सकते हो। उसके बाद है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। तो वैश्वीकरण को कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो क्या है, संभव बनाते हैं, जिसकी वजह से वैश्वीकरण जो है वो सफल हुआ है। तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारण है। तो आपकी जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये तो आपको अच्छे से क्लियर ही होगा कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से जो है वो उन्नति कर रही है, वो आपकी जो है प्रोसेस कर रही है, जिसने क्या है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। इसने क्या है, हर जगह जो है, जो आपकी फॉरेन ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, उसको क्या किया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का क्या है, कोशिश की है। ठीक है, जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बहुत तेज़ कर दिया है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव कर दिया। तो ये भी सब क्या है, एक टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर, तो वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है जिससे उन्हें जहाज़ों, रेलों, वायुयानों, ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। तो कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाज़ारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। तो इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। ठीक है, तो हाँ, इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। ठीक है, जो हमारी कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है, इसका जो है बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। ठीक है, पहले आपके पास भारी भरकम कंप्यूटर्स होते थे, आज एक लैपटॉप या एक पाम टॉप से भी आपका जो है वो काम चल जाता है। ठीक है, तो वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तन हुआ है, बहुत तेज़ी से जो है परिवर्तन हो रहा है।
तो दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्रदान करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। तो आज जो है हम संपर्क करते हैं, सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, किसकी हेल्प से? हम टेलीकॉम की हेल्प से। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहां जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन रहता है वो इंटरनेट रहता है। ठीक है, कि चलो इसको आज गूगल कर लेते हैं। ठीक है, तो और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक जो है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है भेज सकते हैं, ईमेल बोलते हैं जिसको, और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में हम वॉइस मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई। हम देखते हैं कैसे। तो ये क्या है, बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तिका की छपाई ऐसा क्यों नहीं है? मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ सकती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, यह छपाई मशीन आम भारतीयों के लिए नहीं है। तो ये जो है आपको एक दिखाया गया है। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिज़ाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिज़ाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिज़ाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिज़ाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिज़ाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट या फिर ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। ठीक है, तो आओ इन पर विचार करें कि कैसे जो है आपकी सूचना और प्रौद्योगिकी ने क्या है परिवर्तन किया है। ठीक है, तो विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। तो कहा है कि भारत में क्या है, हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, कि जो भी हमारे पास यहाँ इंपोर्ट हो रहा है, हम जो एक्सपोर्ट हो रहा है, सॉरी इंपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर क्या लगा रही है, वो ड्यूटीज़ लगा रही है। ठीक है, तो तब क्या होगा, इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन पर उनको क्या करना होगा, उनको टैक्स जो है, उनको ड्यूटीज़ जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि अगर बाहर जो उस टाइम पर जो है खिलौना 100 रुपये का आ रहा था, तो कस्टम ड्यूटी के बाद 40 रुपये लग गई, तो अब जो है उसकी कीमत कितनी बन गई, 140 बन गई। ठीक है, तो इसने कहा कि चीन के खिलौने अब भारत के बाज़ारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन में उनका आयात जो है वो चीन से उनका आयात जो है वो सभ्यता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। तो आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। जो हम आयात पर क्या करते हैं, कर लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड के अंदर क्या कर रहे हैं, बैरियर उत्पन्न कर रहे हैं, अवरोधक उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। तो जो कुछ प्रतिबंध लगाता हो, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगाता हो, उसको क्या कहा गया, अवरोधक कहा गया। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में कटौती या वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय के लिए कर सकती है, क्योंकि इससे घरेलू व्यापार है उसको भी क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वो इसके लिए भी क्या करती है, इनके अंदर कटौती करती है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। ठीक है, तो जैसे भारत आज़ाद हुआ तो जो विदेशी व्यापार था और विदेशी निवेश था उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा था। तो देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य
माना गया। किससे क्या है, जो हमारे देश के उत्पादक हैं उनको क्या है, विदेशी प्रतिस्पर्धा से क्या मिल जाए, संरक्षण मिल जाए। तो 1950-60 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। ठीक है, तो जो आपके साथ जो उस टाइम पे उद्योगों का सिर्फ उदय हो रहा था और जो दूसरे देश के जो उद्योग थे वे ऑलरेडी विकसित थे। ठीक है, तो इससे जो है भारत के जो उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, नामुमकिन ही हो जाता। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उस समय पर क्या है, ये निर्णय लिया गया कि जो आपके विदेशी व्यापार हैं उनको क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए। ठीक है, तो भारत ने न केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया। उनको अलग अलग तरीके से उनको क्या है, जो है वो अपने पास क्या किस में रखा उन्होंने, उनको अपने पास होल्ड पर रखा। ठीक है, तो भारत में करीब 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। तो यहाँ पर आपकी जो है एनईपी आ गई, एनईपी 1991। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है कि अब जो है हमारे भारत के उत्पादक क्या करेंगे, विश्व के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। कब डिसाइड किया गया, 1991 में। तो यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। ठीक है, इससे क्या है, जो देश के उत्पादक है उनके प्रदर्शन में भी सुधार होगा। जब वो प्रतिस्पर्धा करेंगे तो उनकी जो गुणवत्ता है वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस निर्णय को प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। ठीक है, तो अतः विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। जो आपके विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के ऊपर जो अवरोधक लगाए हुए थे, जो बैरियर्स लगाए हुए थे, उनको हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात क्या है, सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। तो सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण से नाम से जानी जाती थी। तो उदारीकरण क्या है, जितने भी अवरोध थे और जितने भी प्रतिबंध थे उनको हटा देना, वो क्या कहलाया, उदारीकरण कहलाया। इसको क्या कहा गया, लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली। ठीक है, ये जहाँ पर जितने भी आपके व्यवसायी थे, जो ट्रेडर्स थे, उनको क्या है, एक वो क्या कर सके, वो फ्रीली कोई भी डिसीजन ले सके, उसको उनको क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। ठीक है, तो कि वे क्या आयात और निर्यात करना चाहते हैं। तो सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए इसे क्या है, अधिक उदार कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी मैंने आपको कहा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी आई थी 1991 में, तो यहाँ पर एलपीजी को लेके आई थी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा विश्व व्यापार संगठन। हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। तो इन संगठनों का मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी विनिमय पर सभी अवरोधक हानिकारक है। ठीक है, तो जितने भी आपके क्या है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के ऊपर जितने भी बैरियर्स हैं वो क्या है, वो सभी क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए, देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए कि ताकि कोई किसी तरीके का कोई वहाँ पर किसी भी देश के साथ कोई बैरियर ना हो। ठीक है, हर जो देश है वो क्या कर सके, वो अपनी जो नीतियां हैं उनको ऐसे बनाए, उनको उदार बनाए कि जहां पर किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो क्या है, अपने खुलकर अपना जो है वो व्यापार कर सके। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है, तो इसके लिए क्या है, एक विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, बनाया गया, जिसका जो उद्देश्य था वो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना।
ठीक है। तो विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। तो ये क्या करता है, आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जितने भी नियम हैं उनको क्या करता है, ये निर्धारित करने का काम करता है और ये देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है। ठीक है। तो इसके अंदर जो है आज लगभग 160, ये अब जो है इसकी संख्या जो है और ज़्यादा जो है बढ़ गई है। तो यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में ये देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधक को बरकरार रखा है। तो जितने आपके विकसित देश है, जैसे यूएसए है, यूएसए अभी क्या है, बार बार जो है एक ही धमकी दे रहा है कि मैं टैरिफ को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। ठीक है। तो वो सब क्या है, वो क्या कर रहा है, वो जितने भी आपके जो अदर कंट्रीज है, विकासशील देश है, उनको क्या कर रहा है, ये धमकाने का काम कर रहा है। ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अवरोधकों को, वो अपने रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर रहे हैं, उन्होंने बरकरार रखा है। तो दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। ठीक है। तो यहाँ व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद, तो आपने अध्याय 2 में देखा है कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का महत्वपूर्ण भाग जो है वो कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र प्रतिशत और कुल 1% और कुल रोजगार में केवल 0.5% है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों की निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। तो इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। तो अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों से कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। तो यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठनों के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशि देकर बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्यायसंगत व्यापार है? तो एक और कहाँ जो आपके विकसित देश है अपने किसानों को, अपने व्यापार को क्या कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। वो उनको बहुत ज़्यादा जो है सब्सिडीज जो है वो प्रदान करते हैं। ठीक है। तो आगे हम क्या है, आओ इन पर विचार करें, इसको आप क्या है पढ़ सकते हैं। तो भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, तो अब जो है भारत के अंदर जो है इस ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय करी है। इसका कुछ लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच वृहत्तर प्रतिस्पर्धाओं से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। तो वैश्वीकरण और उत्पादकों से सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें किसको लाभ हुआ है, तो वो शहरी क्षेत्र के धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। ठीक है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है, क्योंकि उनके पास पैसा है, अब उनके पास और ज़्यादा विकल्प अवेलेबल हो गए। ठीक है। वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपना उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो गया है, परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्च जीवन, जो उच्चतर जीवन स्तर है उसका वो क्या ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और कृषकों पर, जो आपके श्रमिक हैं, उन पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जो आपके जितने भी उत्पादक हैं और श्रमिक हैं उन पर जो वैश्वीकरण है उसका एक समान प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कोई तो क्या कर रहे हैं, उसका जो है अधिक जो है अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं और कई जो है उनका जो है अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है।
जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। जो आपके बड़े जो क्या है आपकी एमएनसीज के जो आपके क्या है जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके जितने भी उत्पाद हैं उनको जो खरीदने वाले हैं वो कौन लोग हैं, वो ज़्यादातर संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाले स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। जो इनको क्या कर रही है, कच्चे माल, कच्चा माल की जो है आपूर्ति कर रही है, वो कंपनियां क्या हो रही हैं और ज़्यादा समृद्ध हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ इसने कहा है अंततः वैश्विक जीवन शैली जिसका आपके सदैव सपना देखा है। तो यहाँ पर एक चित्र है, उसको दिखाया है, एक व्यक्ति जो है उसको क्या किया गया है, इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए सॉरी। तो हमारे पास है विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। तो जो विदेशी निवेश है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको आकर्षित करने के लिए क्या क्या कदम जो है उठाए गए हैं। तो हाल के वर्षों में भारत की केंद्रीय सरकारें एवं राज्य सरकारें भारत में जो है निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है। इसको क्या बोलते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज के नाम से इनको क्या है जाना जा रहा है। ठीक है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्रों में जो है आपके विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सड़क परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं जो है उपलब्ध होनी चाहिए। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। तो जो आपकी क्या है सेज के अंदर क्या कर रही हैं, उत्पादित इकाइयां हैं, उनको क्या है पहले स्टार्टिंग के 5 साल तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलेपन लाने की अनुमति दी है। तो जो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित करने के लिए जितने भी आपके श्रम कानून हैं, ठीक है, जो आपके लेबर लॉ है, उनके अंदर लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। आपने अध्याय 2 में देखा है कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है। उनको क्या है, कुछ रूल्स हैं, उनको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य क्या है, श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना। तो यहाँ पर है हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। तो जो आपकी गवर्नमेंट है उसने क्या है, जो आपकी एमएनसीज है, जो इनका के अंदर सेज के अंदर क्या कर रही है, काम कर रही है, इनको बहुत सारे रूल है, उनके अंदर छूट लेने की अनुमति दे दी है कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसमें छूट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोज़गार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या है, व्यक्ति को दिखाया गया है जो कह रहा है कि हम विदेश का निवेश करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो दूसरा अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। तो जो ये कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, जो ये कंपटीशन होता है उससे जो आपकी बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियां हैं वो भी क्या हो रही है, लाभान्वित हुई है। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है। ठीक है, तो इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। तो ये जो आपकी भारत की ही कुछ कंपनियां हैं वो क्या बन गई हैं, एमएनसीज का जिन्होंने रूप बना लिया है, धारण कर लिया है। जैसे टाटा मोटर्स है, ठीक है, ये क्या बना रही है, आपकी मोटर गाड़ियाँ बना रही है। इन्फोसिस है जो आईटी
सेक्टर में काम कर रही हैं। रैनबैक्सी है जो फार्मेसी के अंदर है, ठीक है। आपका एशियन पेंट है, सुंदरम फोसनर्स हैं जो आपके नट और बोल्ट बनाते हैं। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो क्या है विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही है, जिन्होंने क्या किया है अपने वर्ल्ड वाइड क्या किया है, अपने कामों को क्या किया है, बढ़ाया है, ठीक है। तो वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनियों द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो यानी कि जो भारत की कंपनियां हैं उन्होंने लंदन के अंदर क्या है अपनी कंपनी के लिए क्या किया है, पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है और वहीं पर कॉल सेंटर जो है वो स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त क्या है, आंकड़ा प्रविष्टि यानी कि डाटा एंट्री, आपकी अकाउंटिंग, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, इंजीनियरिंग है, ऐसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब क्या हो गई है, सस्ते में उपलब्ध हो गई है और विकसित देशों को निर्यात की जाती है, ठीक है। तो आओ इन पर विचार करें, इसके ऊपर आप जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। तो यहाँ पर क्या है, वैश्वीकरण में क्या कहा है कि आपके जो छोटे छोटे उत्पादक हैं, ठीक है, और श्रमिक है, उनको के लिए बड़ी चुनौती क्या है खड़ी हो गई है। या तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कंपटीशन करना पड़ेगा, उनको प्रतिस्पर्धा करनी होगी, वरना वो क्या हो जाएंगे, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक जो है हमारे पास केस स्टडी दी है कि रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि ने सन 1992 में 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसूर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। संधारित्रों का इस्तेमाल जो है वो कहाँ हो रहा है, ट्यूब लाइटों, टेलीविज़नों सहित अन्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। तो 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंधों को हटा दिया। यानी उनको जो है अब गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमारी कंट्री में उसको क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। तो इसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविज़न कंपनियां थी जो टेलीविज़न सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जे थोक में खरीदती और टेलीविज़न सेटों का निर्माण करती। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविज़न कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। उनमें से कुछ जब संधारित्र खरीदती थी तो वे अपना आयात करना पसंद करती थी। यानी कि उन्होंने क्या किया, यहीं से क्या है उनको बनवाने के बजाय उसको क्या है बाहर से आयात करना, उसको इंपोर्ट करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो आयातित जो इंपोर्टेड गुड्स थी उनकी कीमत जो थी वो रवि जैसे जो लोग थे उनके द्वारा निर्धारित कीमत से आधी थी। यानी कि जो रवि जितने में अपना जो है एक इक्विपमेंट सेल कर रहा था उसकी कीमत से क्या थी, वो आधी थी, ठीक है। तो अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का निर्माण करता है और उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं। रवि के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे अपनी इकाइयाँ क्या कर दी हैं, बंद कर दी। उन्होंने अपनी यूनिट्स को क्या कर दिया है, बिल्कुल क्लोज कर दिया है। तो बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेलों के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे जो विनिर्माता हैं उनके ऊपर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयाँ बंद हो गई हैं जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के कारण सबसे अधिक श्रमिक 2 करोड़ नियोजित हैं, ठीक है। यानी कि भारत में जो है लघु उद्योगों के अंदर कितने हैं, 2 करोड़ लोग जो है आज भी विनियोजित है, उसके अंदर एडजस्टेड है। सबसे ज़्यादा किसमें है, कृषि के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। तो वैश्विक और प्रतिस्पर्धा
के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, उनको जब चाहे जो है वो नियोक्ता क्या कर सकते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अमेरिका, और यहाँ इसने कहा है कि अब हम देखते हैं कि भारत में वस्त्र निर्माण, जो वस्त्र निर्यात उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव को कैसे सहन कर रहे हैं। तो वस्त्र निर्यात फैक्ट्री में यहाँ पर महिला श्रमिक, यद्यपि वैश्वीकरण ने महिलाओं को काम करने के अवसर प्रदान किया, परंतु रोजगार की स्थितियाँ यह प्रदर्शित करती है कि महिलाओं को लाभ में भागीदारी समुचित रूप से नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती है। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं, यानी कि वो अपनी जो कॉस्ट है उसको क्या कर सके, कम से कम कर सके। तो चूँकि जो कच्चा माल है उस पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है उसके अंदर हम कटौती नहीं कर सकते, इसलिए जो नियोक्ता है वो क्या करते हैं, जो लेबर कॉस्ट है उसके अंदर कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन ना देना पड़े और श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है, तो मजदूरी काफ़ी कम होती है और श्रमिक जो है अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं, यानी उनको क्या करना पड़ रहा है, अब ओटी करना पड़ रहा है, ओवर टाइम जो है उनको करना पड़ रहा है। तो हालांकि जो वस्त्र निर्यातकों के लिए बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आगे जो है कपड़ा श्रमिक एक के यहाँ पर जो है केस स्टडी दी है कि 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया। जब वह एक स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दुगनी मजदूरी की हकदार थी। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई, तो 6 माह तक रोज़गार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोज़गार मिला। उसको क्या है, रोज़गार तो मिला बट कहाँ मिला, उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर मिला। कई वर्ष तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है। वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलती है और शाम 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है कि उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलती है और इसलिए वे कम वेतन भी देती है। ठीक है, तो उपयुक्त कार्य परिस्थितियों और श्रमिकों की कठिनाइयाँ भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियाँ असंगठित क्षेत्र के समान ही होती जा रही है। तो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है जिसका वह पहले उपभोग करती थी। ठीक है, तो इसके ऊपर विचार करते हैं। उसके बाद है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो उपरोक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। तो जो शिक्षित और कुशल और संपन्न लोग हैं
जो क्या है, जिनके पास क्या है अच्छी खासी वेल्थ है, जो स्किल्ड है और जो एजुकेटेड है, उन्होंने क्या किया है, इन अवसरों का सबसे अच्छे तरीके से उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। चूँकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। ठीक है, तो सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं, बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। तो जो आपकी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको सिर्फ जो धनी, जो रिच और जो आपके बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोग हैं, उन्हीं के लिए जो है आप जो संरक्षण प्रदान ना करके, जो क्या है, जो सभी लोग हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है। जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो, ठीक है, और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। वह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाए। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। यह न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्षों के विरुद्ध समान हितों वाली विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। तो विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी क्या है, न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हांगकांग में WTO के खिलाफ प्रदर्शन 2005 को प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था ये समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।